वो एक अंधेरी रात थी। अब्रे करम जोरों शोर से बरस रहा था। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ाइल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और ये बेवकूफ़ी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए? साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के जड़े हुए पत्ते ने उसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने? कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहराती जुल्फों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो। साजिद ने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं डरती वरती नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना माकूल बात नहीं है। सहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम अकेली रह के क्या करोगी तानिया? तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। अरे, वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या, इतनी दूर? एकदम से चौंकते हुए सहर ने कहा। डर गई? साजिद ने उसका मजाक उड़ाया। जी नहीं, चलो। उसकी आवाज में जोश खत्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सहर, तानिया और वाजिद ग्राउंड में जमा हो गए। अब बस साजिद का इंतजार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सहर और तानिया पीछे बैठ गई। मौसम मजीद खराब हो गया। हल्की हवाएं तेज हो गईं। दरख्तों से पत्ते तेजी से झड़ने लगे। साजिद ने एफएम ऑन किया। सब म्यूजिक से लुत्फ उठाने लगे। जूं जूं कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था, मौसम काफी खराब है। अब भी वक्त है, वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम की सख्ती देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने उसका डर समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने एफएम पर चैनल चेंज किया। कोई स्लो म्यूजिक बज रहा था। एक भयानक आवाज एफएम से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को मांद कर दिया। सुनसान बियाबान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास उस वक्त वहशत बनकर आपको डसने लगता है जब दिल को दहला देने वाली आवाजें आपका पीछा करने लगी, आपका नाम पुकारें। आप उन आवाजों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाजें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हों, और ये वहशत उस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। एफएम पर आरजे की पुरस्रार बातें सहर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप इट यार, बंद करो एफएम को, तानिया ने चिल्ला कर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाई? पता नहीं, खुद बहुत ही ब्रेक लग गई। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार जल्दी कर। शहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज शहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। उसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो उसे हौसला तो दे रही थी, मगर खुद भी इस खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाजा खोला और तूफानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि उसका पूरा जिस्म तर हो गया। लाल शर्ट के नीचे पहनी बुनियान वाजे तौर पर दिखाई देने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाजें मजीद वाजे हो गईं। 30 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसका वजूद भीग चुका था। उसके होंठ नीले हो गए थे। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया है। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। ओहो, अब क्या सारी रात इसी जगह पे गुजारनी पड़ेगी? जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में खराब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नजर आए। आरजे की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? कौन?
موسلادھار بارش کی وجہ سے باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کی پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی، مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے، مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں ہم تھا۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلادھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئیں۔ واجد بھی باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے، کیا یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ چاہو تو آج رات وہیں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار، اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ ہی اس کی حویلی میں چلے جائیں۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا؟ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا وہ پڑا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان حویلی ہے یہ، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ؟ سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا آدمی کچن میں گیا اور وہاں سے 4 موم بتیاں ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ۔ کھسیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیری حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں موم بتیاں روشن تھیں، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ موم بتی کی روشنی نے اندھیر کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ آہ! الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے ان کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔
एक कुपकुपी उस पर तारी थी। बिजली की चमक और तुंद हवाओं की आवाजें निहायत भयानक लग रही थीं। खड़खड़ की आवाजें उसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज आई, वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है, कौन है? उसने डरते डरते पूछा, मगर कोई जवाब न आया। उसने दरवाजा खोला मगर वहाँ कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। बिजली चमकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ कोई दरवाजा ना था। वो दरवाजे जिनके जरिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। उसके कमरे का दरवाजा भी वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी मगर वहाँ कोई ना आया। दूसरी जानिब करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में सो नहीं पा रहा था। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ लेटा हुआ है। उसने डरते डरते पीछे देखने की कोशिश की मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। उसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा, पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाजा खटखटाया मगर उसने दरवाजा ना खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज आई। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सहर। वो दरवाजा खटखटाने लगा मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। पुरस्रार खामोशी ने आ घेरा। उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। हाथ में मौजूद मोमबत्ती हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाजा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ मगर वहाँ तानिया मौजूद नहीं थी। तानिया, उसने पुकारा मगर कोई जवाब न आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? उसने नीचे झांकते हुए पूछा मगर कोई जवाब न आया। आहट की आवाज मजीद वाज़ेह हो गई। वो लर्जीदा कदमों के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। वो नंगे पांव था मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता एक आहट उसे सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज थी। उसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। एक तेज हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी मगर जब वो उसके पास गया तो दस्तक की आवाज गुल हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज गूंजी। उसका सांस फूल गया। आहिस्ता से जब पलटा तो वहाँ तानिया मौजूद थी, जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम? उसकी आवाज हकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तानिया ने घबरा कर कहा। तुम ठीक कह रही हो, हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज कदमों के साथ वो वापस ऊपर आ गई। अब बात करते हैं वाजिद की। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने जमीन से उसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। इधर उधर देखा, खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा मगर तेज हवाएं मज़ाहमत कर रही थी। उसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद उसके दूधिया बाजू पर नमूदार हुई। वो खून था। उसने बाहर झांका मगर वहाँ कुछ नजर न आया। दोबारा अपने बाजू की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ खून अब गायब हो चुका था।
यार वाजिद, लगता है शहर का असर भी तुझ पर होने लगा है, अपने आप से कहा। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मगर ये मुस्कुराहट उस वक्त गायब हो गई जब उसने अपने जेबे तन किए बुनियान पर खून के छींटे देखे। उसने उन्हें भी मामूली जाना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, एक तेज धार खंजर का साया उसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। शहर उनकी तरफ दौड़ते हुए आई, उसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ शहर, तुम्हारी ये हालत क्या हुआ? तानिया ने उसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वहाँ, वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ तो सही, साजिद ने पूछा। वहाँ वहाँ कोई है, उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, उसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ मजीद रुकना खतरे से हाली नहीं, जल्दी से अब वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने अस्बात में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गरज की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल उनके सर पर हों। वो चल रहे थे, अचानक साजिद को अपने पाँव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था, कैंडल भी बार बार बुझ रही थी, वाज़े तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है, मेरे पाँव गीले हो रहे हैं। सबकी नजर जमीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पाँव खून में सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। उन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। उनकी नजर खून के माखज़ की तरफ गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। उसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली हुई थीं। शहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। उससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, उसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट उनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज थी। तीनों उसे वहाँ देखकर डर गए। वो बुनियान और पैंट जेबे तन किए हुए था। उसकी बुनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। मगर तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो इनकी बातों पर हैरान था और उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार के साथ एक गुलदान को इस पर फेंका। आह, पागल हो गई हो क्या? उसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। उफ, सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद चिल्ला कर बोला। यार, हमें जितना जल्द हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, साजिद ने वाज़े तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार, दरवाजा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसुध। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ कोई ना था। बिजली की चमक भी उस आवाज के मुजस्सिम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया गुजरते हुए लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर एक वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सबने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज तेज से तेज हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाजें हवेली के अंदर सुनाई दे रही थी।
4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا مگر اس پر چاروں کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر انہوں نے خود ہی کاٹ لی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔